हमारी पॉलिटी की ये थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहले दो क्लासेस में हमने संविधान के विकास और कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ लिया था, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते थे वो भी हमने कवर किए। अगर आपने हमारे एमसीक्यू की क्लास या क्रैश कोर्स नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी क्लासेस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो संविधान की जो विशेषताएँ हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे सेलिएंट फीचर में पहली विशेषता क्या है। तो हमारी जो पहली विशेषता है वो है दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान। तो हमें ये पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा हमारे यहाँ का संविधान है, जो कि ये जब लागू हुआ था तब से भी था और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ये क्यों है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद उस वक्त थे जब संविधान को लागू किया था। वर्तमान में ये लगभग 470 के आसपास हो चुके हैं। उसके बाद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। 8 अनुसूचियाँ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उस टाइम ही थी। वर्तमान में ये 12 हो चुकी हैं, 12 शेड्यूल। और इसका कारण हम देखते हैं कि हमारा संविधान जो है वो इतना विस्तृत क्यों है, इतना बड़ा क्यों है। उसका कारण है हमारा भौगोलिक कारण, क्योंकि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो इतनी बड़ी है। हम देखें तो हम एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैं। तो जिस देश की भौगोलिक स्थिति इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है संविधान भी लेंदी होगा। दूसरा कारण है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में हम देख सकते हैं कि हमने इतनी यातनाएं सही। भारत 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों का गुलाम रहा। उससे पहले राजाओं के जो शासन थे उसमें हर स्टेट के अपने अपने राजा होते थे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती थी, क्योंकि एक यूनिटरी जैसा सिस्टम नहीं था, एक संघ जैसा सिस्टम नहीं था, तो दिक्कतें होती थी। लेकिन ज़्यादा दिक्कतें हुई अंग्रेजों के आने के बाद, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी, जबकि भारत के लोगों ने बहुत सारी उनकी यातनाएं सही, जिनका कारण था कि आज़ादी के बाद ऐसे कोई भी कानून ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो जो कि किसी भी शासक को जनता के शोषण करने का अधिकार दे। इसलिए यहाँ हमारे संविधान में एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से लिखी गई हैं, इसलिए ये इतना बड़ा हो गया। फिर है उसके बाद एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब ये हुआ कि हमने अपने देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, उन सब के लिए केवल एक ही संविधान बनाया है, जो कि है भारत का संविधान। अगर हम देखें यूएसए को, तो यूएसए में हम देखते हैं कि एक तो अमेरिका का एक संविधान है जो कि पूरे देश पर लागू होता है, और दूसरा वहाँ हर राज्यों का अपना अपना संविधान है, जिस कारण वहाँ का जो संविधान है वो बहुत ही छोटा है। तो हमारे यहाँ सभी राज्यों के लिए, वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, 8 टेरिटरीज़ हैं, तो इन सब के लिए एक ही संविधान है। जितने भी विधान किए गए हैं वो एक संविधान में किए गए हैं, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि लिखित एवं निर्मित संविधान। तो हमारा जो संविधान है वो लिखा ही गया है, लिखित संविधान है। और निर्मित संविधान का मतलब कि बहुत सारे अध्ययन, कई सारे देशों के संविधान के अध्ययन के बाद हमारे संविधान को लिखा गया है, जो कि एक लिखित संविधान है। थर्ड हमारा पॉइंट है नम्यता और अनम्यता। इसका नम्यता का मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी और अनम्यता का मतलब हुआ रिजिडिटी। तो हमारा जो संविधान है इसमें अगर हम संशोधन करना चाहें तो नम्यता मतलब कि फ्लेक्सिबल भी है और ये रिजिड भी है, मतलब कि हम इसे साधारण बहुमत द्वारा भी कर सकते हैं, साधारण बहुमत द्वारा भी कर सकते हैं, और साधारण के अलावा जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है स्पेशल मेजॉरिटी से भी करते हैं, और एक स्पेशल प्लस आधे से अधिक राज्यों के कंसेंट के द्वारा भी अमेंड किया जाता है। तो ये हमारे संविधान में दोनों तरीके की चीज़ें हैं अमेंड करने के लिए, दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक साधारण और एक स्पेशल के द्वारा। अगला पॉइंट हम देखते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान अध्ययन के बाद बनाया गया था। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश के नागरिकों को केवल एक नागरिकता देता है। मतलब आप राजस्थान के रहने वाले हों, आप यूपी के रहने वाले हों, आप एमपी के रहने वाले हों, आपके पास एक ही नागरिकता है। अगर आप कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ आप केवल भारतीय बोले जाएंगे, ना कि आपको कोई राजस्थान से या यूपी से या एमपी के नाम से जाना जाएगा। आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास केवल एक ही नागरिकता है। और इसके इतर थोड़ा सा हम देखें तो जो यूएसए है हमारा, अमेरिका है, अमेरिका में हम देखते हैं कि अमेरिका के लोगों को एक तो अमेरिका की मेंबरशिप मिलती है, और दूसरा वो जिस स्टेट के रहने वाले हैं वहाँ की भी सिटीजनशिप मिलती है। तो अमेरिका के लोगों के पास दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत ने जो नागरिकता का प्रावधान लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है। भारत ने भी इसी तरीके को अपनाया और भारत में भी सिंगल
सिटीजनशिप है और ये भारत की विशेषता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 6वां पॉइंट, कहता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये हुआ, ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि यहाँ संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। संसद जो है वो हमारी द्विसदनात्मक है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इसका मतलब ये हुआ, इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो है वो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके बाद है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हमारे हर जिले में कोर्ट होते हैं, वो कोर्ट्स हो गए। ये सभी अपने आप में स्वतंत्र हैं लेकिन ये इंटीग्रेटेड भी हैं। अगर आप यहाँ के फैसले से नहीं खुश हैं तो आप यहाँ अपील कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से भी नहीं खुश हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये हुआ इंटीग्रेटेड का मतलब। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ, ये स्वयं में भी इंडिपेंडेंट है और दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और जो हमारे यहाँ विधायिका है, लेजिस्लेचर है, इन दोनों का हस्तक्षेप जो है वो जुडिशियरी में नहीं किया जा सकता। ये दोनों जुडिशियरी पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते। जुडिशियरी जो है वो इनके दबाव से फ्री है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट भी है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि हमारी अगली विशेषता क्या है संविधान की। तो ये है मूल अधिकारों की व्यवस्था। हमारा संविधान हमें जो है फंडामेंटल राइट्स देता है, जो कि 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में हमें दिए गए हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं, वो हर व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डीपीएसपी जो है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी है ये राज्यों को दिया गया है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो व्यक्तियों को दिया गया है। तो जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, ये राज्यों को दिया गया है कि राज्य के विकास के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं, जैसे आर्थिक या सामाजिक जो समानता है उसे स्थापित करने के लिए राज्यों के लिए ये निर्देश हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि ये समाज भी हो गया, यहाँ पे वह होगा, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसे बनाया गया है। अगला हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। जब राज्य हमें राइट्स देता है, कुछ जो हमारा राज्य जो है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, तो साथ ही वो हमें ड्यूटी भी निभाने की बात करता है कि हमने आपको राइट्स दिया है तो आपका ये फ़र्ज़ है, एक देश के नागरिक होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ है कि आप कुछ कर्तव्यों को भी फुलफिल करें। हमारा जो भाग 4 क है वहाँ पे हमें 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। 10 प्रकार के जो कर्तव्य थे वो अब 11 हो चुके हैं, जिसे कि हम 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमने शिक्षा के अधिकार को भी उसमें जोड़ा था। अगला हम देखते हैं, और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये इस कर्तव्य को हमने 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा ना देकर सभी धर्मों को समान रूप से विकास करने का मौका देगा। वो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अपने मन से जिस भी धर्म को अपनाना हो वो अपना सकता है। राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए आगे आएगा। राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं और राज्य सभी को संरक्षण देगा। ये हुआ पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो 12वां पॉइंट है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संविधान है वो उन सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार देता है जो कि 21 साल से अधिक हैं। 21 साल से अधिक इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब संविधान लागू हुआ उस वक्त हमें ये 21 साल के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा 61वां संविधान संशोधन आया। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में आया था, उसके तहत हमें 18 साल के होने पर वोट देने का अधिकार दे दिया गया, जो कि 1989 में जाके लागू किया गया था। एक्ट आया था 88 में और लागू किया गया था 89 में। तो यहाँ पे हमारा जो सैलिएंट फीचर है वो ख़त्म होता है, संविधान की विशेषता ख़त्म होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने हमारे संविधान की आलोचना की है। उन्होंने आलोचना किस बेस पे किया है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हमारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, खासकर मेंस में ये पूछा जाता है। तो अगर आप मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे क्लास से बहुत सी मेंस के लिए जो चीज़ें हैं, मेंस के लिए जो कंटेंट हैं वो मिल जाएंगे अगर आप इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखें तो। पहला
क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं, जो कि पहला है उधार का संविधान, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को उधार का संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था तो उस वक्त जो संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 से अधिक देशों के अध्ययन के बाद भारत के संविधान को लिखा था, और उन देशों से जो भी अच्छी चीज़ें थी उसे भारत के संविधान में भारत के हिसाब से ढालकर उसे बनाया गया। तो ये चीज़ें कहना कि ये उधार के संविधान है, ये गलत है, क्योंकि हमने लिया तो ज़रूर उनके नियमों को, लेकिन हमने उसे अपने अनुसार उसे बनाया, उसके बाद हमने उसे अपने संविधान में जोड़ा था। अगला हम देख लेते हैं 1935 के अधिनियम की कॉपी भी इसे बोला जाता है कि ये जो है 1935 के अधिनियम से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उस अधिनियम से भी हमने लगभग 50 से 60% चीज़ों को अडॉप्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें इसी की आलोचना इसलिए की जाती है कि ये गांधीवाद से दूर है। इसमें ये बोला जाता है कि जो गांधी के विचार थे वो हमारे संविधान में नहीं दिखते, जिसके कि काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद हमने देखा था कि जो DPSP है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 40 है वहाँ पे विलेज पंचायत जो है ग्राम सभा के बारे में कुछ कहा गया है। तो उसे हम आगे DPSP में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स को पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ समझ लेते हैं कि गांधी की जो विचारधारा थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखती, इसलिए इसको गांधीवाद से दूर भी बोला जाता है। अगला बोला जाता है वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज। इसको लॉयर्स पैराडाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा संविधान है उसे ज़्यादातर वकीलों ने ही बनाया है, और ये वकीलों की भाषा इसमें हमें बखूबी देखने को मिलती है। वकीलों की भाषा का इसमें खूब धूमधाम से प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला हम लास्ट देख लेते हैं महाकाय आकार। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, जो कि अब बढ़कर 470 से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बाद इसमें 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस वजह से हमारा संविधान जो है वो बहुत बड़ा हो गया। क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आप चाहें तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम उसे पिन भी करेंगे। क्वेश्चन ये है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है, अगर आप चाहें तो इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास जो हमारी होगी वो क्लास होगी संविधान के स्रोत के बारे में, और संविधान के स्रोत के बाद हम जो हमारे संविधान के जो भाग हैं उस भाग को कवर करेंगे, और प्रत्येक भाग को कवर करते हुए उसके अंदर हम अनुच्छेदों, उसके बाद हम उसमें शेड्यूल्स को भी ऐड करेंगे, और इस तरीके से हमारा पूरा संविधान जो है वो लगभग 30 से 35 क्लासेज में कंप्लीट हो जाएगा, और एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। आप इस क्लास को फॉलो करिए, और अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।